नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं इनसाइट में हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 साल पूरे होने को केंद्र में रखकर बात करेंगे तकनीक के देश की ताकत बनने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। गत 11 वर्षों में खड़े हुए मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की डिजिटल बदलाव की कहानी ने नए बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। अब भारत अपने डिजिटल बदलाव के अगले चरण में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के आने वाले दशक में आर्थिक विकास के मुख्य इंजन बनने की उम्मीद है। बात करेंगे विशेषज्ञों से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत के विकसित राष्ट्र बनने का आधार बनेगा। 3 गेस्ट हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत हैं, चेयरमैन साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेफ्टिनेंट जनरल। और हमारे साथ हम ये भी बता दें कि पूर्व नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर पीएमओ भी हैं राजेश जी। और हमारे साथ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती हैं, संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक गहना एआई रिसर्च लैब के। और डॉक्टर उत्पल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है हर्षित कचोलिया, ग्लोबल पॉलिसी लीड आई स्पिरिट। हर्षित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा क्योंकि इंट्रोड्यूस मैंने आपको किया है, तो आप इसे शुरू करते हैं। किस तरीके से देखते हैं 11 साल की इस यात्रा को? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब ये यात्रा 11 बरस पूर्व शुरू हो रही थी तो बहुत सारे लोगों ने मजाक बनाया था, उपहास भी उड़ाया था। नमस्कार प्रतिबिंब, धन्यवाद। और संसद टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं डिजिटल इंडिया की टीम को। इन्होंने देश में कहां से कहां पहुंचा दिया है हमको। अगर आप कोई भी क्षेत्र देखिए, टेलीकॉम में अगर आप देखिए तो 2014 में 25 करोड़ से लेके आज के दिन 1.02 बिलियन कनेक्शंस हो गए हैं। भारत नेट का इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 97% हमारे ग्रामों में पहुंच गया है। डेटा का कॉस्ट 1 GB का जो 270 रुपए होता था वो आज केवल 8 से 10 रुपए है। और 5G का सबसे फास्टेस्ट रोल आउट हुआ है। बाकी कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, फाइनेंशियल क्षेत्र देख लीजिए जिसमें यूपीआई की कितनी डोमिनेंस हुई है। और ग्लोबल फुटप्रिंट आजकल तो दूसरे देशों में पहुंचने लग गया है। फिर हमारे डिजिटल गवर्नेंस में जो हमारे उमंग के ऐप हैं, डिजी लॉकर है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जेम जिसके थ्रू खरीदारी हो रही है, जीएसटीएन का देख लीजिए कितना बढ़ाव हुआ है। हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर में जो पोषण ट्रैकर वगैरह हो गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और का जो हब बन गया है, इसमें मैं मेटी को स्पेशली मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सभी मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, किस तरह से हमने सेमीकंडक्टर्स का पुश किया है। इंडिया एआई मिशन है, नेशनल क्वांटम मिशन है, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं। सभी क्षेत्रों में ये जो बढ़ावा हुआ है, ये इसके लिए तो डिजिटल इंडिया मिशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। साइबर सिक्योरिटी की बातें मैं अगले डिस्कशन में करूंगा। जी डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, वैश्विक स्तर पर भी भारत की जो धमक सुनाई दे रही है और भारत का सम्मान जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे भी क्या आपको लगता है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का बहुत बड़ा हाथ है? जी जरूर। ये बहुत ही एक क्या बोलते हैं दूरदर्शिता का जो प्रोजेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं। ये इनिशिएटिव जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग पहले क्या किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले हमने इसको बनाया। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कंप्लीट इकोसिस्टम का जरूरत है, जो कि जिसका बेनिफिट हम लोग ले पा रहे हैं। तो आधार से शुरू हुआ कि डिजिटल आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। एक बार आइडेंटिटी आ गया तो फिर उसके बाद वो आइडेंटिटी को लेके हम लोग बाकी जितना भी काम है वो करना चालू किया, जो कि एक जैसे कि यूपीआई है
बाकी सब चीजें, और वो पूरा मतलब दुनिया के लिए एक बहुत बड़े मॉडल जैसा हुआ कि इतना बड़ा एक पॉपुलेशन में ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इतना एफिशिएंटली काम कर सकता है, जो कि बहुत जो डेवलप कंट्रीज है वो लोग ने भी नहीं कर पाया। उसका कारण ये है, वो लोग ने यही प्रॉब्लम को बिट्स एंड पीसेस में टारगेट करने का कोशिश किया। किसी ने भी इसको एक इकोसिस्टम जैसा इसको सोचा नहीं कि पहले इकोसिस्टम बना ले कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और उसके ऊपर हम अभी चाहे तो किसी भी तरीके का हम जो एप्लीकेशन है उसको लेके आ सकते हैं और उसको हम लोग डिजिटल आइडेंटिटी के साथ जोड़ सकते हैं, हमारा पेमेंट इकोसिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, बाकी सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं। और एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है, जब भी कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन आया तो वो जो ऐप है बहुत ही कम समय में वो डेवलप किया गया, लेकिन उसको पूरा का पूरा बाकी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको जोड़ा गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इतना करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो कितना मतलब एक सिस्टमेटिक वे से उसको हो पाया। तो ये डेफिनेटली इससे मॉडल खाली इंडिया के नहीं लिए बाकी बाहर के बहुत देश जो डेवलपिंग कंट्रीज है एंड इवन फॉर द डेवलप कंट्रीज ये एक बहुत बड़ा मॉडल है। और अगर बात करें हर्षित जी, यहाँ पर अभी बात चली यूपीआई की भी, और हमने कहा कि जब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हो रही थी तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था, उपहास उड़ाया गया था। ऐसे ही यूपीआई को लेकर कहा गया था कि ये गांव देहात का देश है, दूर दराज के इलाकों में कैसे लोग जो है जो मोबाइल ढंग से नहीं चला पाते हैं वो यूपीआई का प्रयोग कैसे कर पाएंगे। अब तो भारत जो है विश्व के अलग अलग देशों में भी यूपीआई इंट्रोड्यूस कर रहा है। जी जी बिल्कुल। नहीं, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए। और आपकी बात एकदम वाजिब है। यूपीआई का यूजेज स्पेशली जिस टाइम पे ये कंसेप्चुअलाइज हुआ था और जिस टाइम पे इसके बारे में सोचा गया था उस टाइम पे ये बहुत बातें हुई थी कि कैसे एक नेशनल लेवल पे 1.25 बिलियन पॉपुलेशन में आप इसको मास अडॉप्शन कर पाएंगे। और यहाँ पे मैं एक कदम पीछे इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि अगर हम देखें उस टाइम पे दो बड़े मॉडल थे, या तो प्राइवेट कंपनीज थी जो नेशनल लेवल पे सिस्टमिक तरीके से मार्केट को कैप्चर करके बैठी हुई थी, या फिर स्टेट का बहुत बड़ा रोल था ये इस तरीके का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। बट भारत ने जो हमको दिखाया है वो एक अलग तरीके का, जिसको हम थर्ड वे बोलते हैं, वो मॉडल है जिसमें स्टेट आपको बेसिक प्रिमिटिव्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रेल्स है वो बना के देता है और उसके ऊपर मार्केट प्लेयर्स जो हैं वो जितना और इनोवेशन करना चाहें उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट दे कैन डू। तो ये जो तरीका था इससे स्केलिंग इस पॉपुलेशन के लिए बहुत बहुत यूजफुल रही है। और हमको जो ये चीज समझ में आई है कि जब आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि बहुत बड़ा कोर पिलर है डिजिटल इंडिया का, तो आपको उनसे वो चीजें करवानी है जो वो प्लेटफॉर्म से सोल्यूशन सबसे बेहतर है करने में, और आपको सिटीजन को सेंटर में रखना है। अगर आप सिटीजन को सेंटर में रखते हुए चलेंगे तो आप हर एक यूज केस, जहां पे फीचर फोन है, जहां पे स्मार्टफोन नहीं है, जहां पे इंटरनेट नहीं है, जहां पे आपको यूपीआई के लिए स्मॉलर ट्रांजैक्शंस करने हैं, जहां पे आपको यूपीआई के लिए आईपीओ मैंडेट्स लगाने हैं, आप उस प्रोटोकॉल को हर तरीके से सोच पाएंगे अगर आप सिटीजन को सेंटर में रखते हैं तो। और वो सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसकी स्केलिंग में हेल्प करने का। जी हाँ, जैसे कि प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि 1 अरब 20 करोड़ लोगों की बात करता हूँ, फिर अब 1 अरब 40 करोड़ लोग हो गए हैं। और जब भी किसी योजना परियोजना की बात करते हैं, कोई भी नई पहल करते हैं, तो उसके केंद्र में देश के लोग, देशवासी हुआ करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, एक बात अभी हम उस पर आएंगे जिसके आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने 2014 में एक बात और कही थी कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो माना जा रहा था कि इतने बड़े देश में भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगाया जा सकेगा। तो प्रधानमंत्री ने एक कुंजी निकाली डीबीटी के रूप में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और बिचौलियों का जो रोल था, भूमिका थी, वो एकदम समाप्त कर दी और सीधे लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचने लगा, उनके खाते में सीधे पैसा पहुंचने लगा। इससे एक बहुत बड़ा असर जो है भ्रष्टाचार पर पड़ा। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। इसमें अगर आपको याद है, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि 1 रुपया जो गवर्नमेंट देती है वो करीब 14 पैसा ही पहुंचता है तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी को। और आज के दिन जो जैम की ट्रिनिटी प्रधानमंत्री ने शुरू करी है, जनधन, आधार और मोबाइल की,
उसकी वजह से पूरा 1 रुपए का 1 रुपया डायरेक्ट उसके बैंक के खाते में जा रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि जो करप्शन जो आपने बोला है, भ्रष्टाचार, जैसे मैंने बताया, वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आ गई है अब, जेम, उसमें सीधे टेंडर निकलते हैं, उसी में भरते हैं, कोई बिचौलिया नहीं है। कोई करप्शन का केस पिछले 11 साल में मैंने तो सुना नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, जो कि पहले बड़े बड़े केसेस होते थे। तो डेफिनेटली भ्रष्टाचार में डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और एक और फर्क पड़ा डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती, सस्ता डेटा और 5G क्रांति। वो जो इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, वो इकोसिस्टम जो है इसके माध्यम से क्रियान्वित करने में सफल रहे हम लोग। जी जरूर। ये क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजिकल जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग जितना भी आज जो हमारा जो एडवांसमेंट हुआ है, इंडिया एक मॉडल के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है बहुत तरीके से। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है वो है टेक्नोलॉजी का। और ये टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली ये टेलीकॉम एक चीज है जो कि जोड़ता है सब कुछ। और जो भी जितना भी इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं या बाकी जितना भी जोड़कर, तो ये 5G रिवोल्यूशन जो है हमारे उधर आया, 4G फिर 5G रिवोल्यूशन, इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। नहीं तो ये अगर नहीं आता तो आज जो यूपीआई हम लोग देख रहे हैं या बाकी जितना भी चीज देख रहे हैं, वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। और एक चीज है कि जो ओपन इकोसिस्टम एक बनाया, ओपन इकोसिस्टम इन द सेंस जो पब्लिक प्लेयर्स है या जो प्राइवेट प्लेयर्स है या बाकी जितना भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जो भी अगर एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते तो ये क्या कर सकते हैं कि ये ओपन प्लेटफॉर्म का एपीआई कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर चाहता हूं कि मैं आज कोई एप्लीकेशन बनाऊं और उसका आइडेंटिटी ये करने के लिए मुझे आधार से वेरिफिकेशन करूं, जो कि सबसे अच्छा एक वेरिफिकेशन का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक जरिया है, तो मैं ओपनली ये एपीआई को कॉल करके उससे मैं कर सकता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी है, बहुत गवर्नमेंट्स है जो कि ये जो चीजें है ये सब नहीं देता है। क्योंकि तो गवर्नमेंट चीजें जो है गवर्नमेंट के पास ही रह जाता है। लेकिन इंडिया में ये बहुत सोची समझी एक बहुत अच्छी तरीके से किया गया है कि गवर्नमेंट ने इकोसिस्टम बनाया। लेकिन ये इकोसिस्टम का जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज जो पब्लिक प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स है, बाकी जितना भी जैसा भी प्लेयर्स है, वो सब ले सकते हैं। तो आप सही बोल रहे हैं कि जो 5G रिवोल्यूशन है ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशन है। बिकॉज ये है बैकबोन, ये बैकबोन के ऊपर ही हम जितना भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हम आज देख पा रहे हैं वो सब कुछ बनाए हुए हैं। हरजीत, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है कागजी कार्रवाई में फंसकर रह जाया करते थे, उसका भी तोड़ निकालने का प्रयास किया गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से। और कागजी कार्रवाई से मुक्ति दिलाने के लिए डिजी लॉकर वो उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और उमंग ऐप ने जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का जो एक तरीका था उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगाया। कितना महत्वपूर्ण? थोड़ा था, आपने बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स दिए हैं और मैं इसमें 3 और एग्जाम्पल्स जोड़ना चाहूंगा जो कि डॉक्टर उत्पल जी की ही बात के ऊपर बिल्ड करा गया है। ये एक सोच में फर्क है। ये सिर्फ 2015 में डिजिटल का मतलब होता था, 2012 में 2015 में, कि आप ऑनलाइन एक फॉर्म भर दें। वो है कि आपने एक पोर्टल बना दिया, उसमें फॉर्म भर दिया, बट वो पोर्टल सिर्फ उस काम के लिए काम आ रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है। इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमने पिछले 15 सालों में कंसीव करा है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो ओपन एपीआईज हैं। वो उस पे कोई भी और मार्केट प्लेयर किसी भी और यूज केस के लिए, किसी भी और बेनिफिट के लिए उसको कनेक्ट कर सकता है। तो आप देखेंगे वही आधार जो जनधन अकाउंट्स के लिए खोला गया है, वही पीएम किसान के लिए है, वही जी राम जी बिल जो कि अब पहले मनरेगा होता था उनके पेमेंट्स के लिए है, आधार एनेबल्ड पेमेंट्स के थ्रू। तो एक आधार के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ये इंटरऑपरेबिलिटी होता है। दूसरा, आप ऐसी चीजें कर पाते हैं अपने नागरिकों के लिए जो आप पहले नहीं कर पाते थे। एक, जैसे कि मैंने बताया, जो पहले जिनको मनरेगा वर्कर्स बोलते थे, उनका सारा का सारा पैसा जो है 99% आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू उनके अकाउंट खाते में जाता है। अब इससे सिर्फ ये नहीं होता कि उनके अकाउंट में सीधा उनके पास पैसा पहुंचा है, इससे ये भी होता है कि उनकी एक बैंकिंग हिस्ट्री बनती है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में उनको लोन देना ज्यादा सस्ता हो गया एक बैंक के लिए, क्योंकि अब उनका बैंक जो है वो मॉडल कर सकता है कि ये वेदर ये क्रेडिट वर्दी बंदा है या नहीं है। और ये सब चीजें हैं जो मार्केट ऑलरेडी बिल्ड कर रहा है। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी बात, नंबर्स इनका बहुत अच्छा
प्रूफ है। हम जब आधार का नंबर बोलते हैं तो हम आधार के टोटल एनरोल्ड यूजर्स का नंबर बोलते हैं, जो कि 1.25 बिलियन है, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। पर बाकी देश हमको अक्सर टोकने के नजरिए से ये जरूर बोलते हैं कि आपकी तो पॉपुलेशन बड़ी है तो इतना नंबर बड़ा करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सही बात है, एक सक्सेसफुल डिजिटल आईडी का जो मेट्रिक है वो सिर्फ एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, उसका एक्टिव यूज, जिसको हम ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, कि कितनी बार आप अपना आधार यूज करते हैं अपने आप को डिजिटली पहचानने के लिए। आधार का डिजिटल ऑथेंटिक यूज 2025 में भी 10% साल दर साल बढ़ रहा है। एक 1.45 बिलियन के बेस पे हम 125 बिलियन ऑथेंटिकेशंस कर रहे हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ऑथेंटिकेशन एक डिजिटल आइडेंटिटी से। और इसके तीन मतलब हैं। एक, हम इसको जेन्युइनली सिटीजन्स तक पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि वो इसे यूज करना चाहते हैं, वो इसे एक्टिवली अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। नंबर दो, ये सिस्टम इवॉल्विंग है। ये सिस्टम 2010 में जो आधार था और 2016 या 17 या 18 या 2025 में जो बनेगा, वो सारे आधार अपने अपने टाइम्स के हिसाब से इवॉल्व होकर सिटीजन्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और नंबर तीन, ये एक बहुत बेहतरीन मॉडल है दुनिया को ये सोचने के लिए कि कैसे हम एक गवर्नमेंट डिजिटल पोर्टल के अलावा भी डिजिटल सिस्टम एट दिस नेशनल लेवल के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्टिनेंट जनरल, ये हम लोग जो है अब भविष्य की तैयारी भी कर रहे हैं। भविष्य की तैयारी में एक जो बड़ा चैलेंज है वो साइबर सिक्योरिटी का है। उस चैलेंज से पार पाने के लिए क्या कुछ सरकार ने जो है बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं, लेकिन और क्या कुछ किया जाना भी बाकी है? धन्यवाद प्रतिबिंब, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू रेज किया है। देखिए, कोई भी नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो दो मुही होती है, डबल एज्ड स्वॉर्ड जो कहते हैं, कि उसके फायदे भी होते हैं और उसके वजह से कुछ नुकसान भी होते हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं। और सबसे पहला नुकसान ये है कि जो साइबर अटैक सरफेस जो हम लोग कहते हैं, क्योंकि इतना कुछ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैल गया है, तो साइबर अटैक सरफेस जो है ये बहुत बड़ा हो गया, जिसकी वजह से देश में साइबर अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं। अगर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, जो 7 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, जिसमें पावर आता है, टेलीकॉम आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, फाइनेंशियल सेक्टर आता है, हेल्थ आता है, गवर्नमेंट और स्ट्रेटेजिक पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये सारे सेक्टर्स का जो डिजिटाइजेशन हुआ है, इसमें अब अटैक शुरू हो गए। दूसरा है कि आधार की अभी हमने बात करी और हर्षित ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि क्या फायदे हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा बायोमेट्रिक अब सेंट्रलाइज्ड एक डेटा सेंटर में रखा जा रहा है, वो भी एक चिंता का विषय बन गया है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसे खास अटैक हुए नहीं है, लेकिन अगर हमारा बायोमेट्रिक गलत हाथ में पड़ जाए तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी सोचने की जरूरत है। फिर जो हमारा यूपीआई के फ्रॉड हो रहे हैं और फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, ये बहुत एक अहम मुद्दा है। कितने लोगों के पैसे जा रहे हैं? तो पैसे तो हमने बताया पहले कि इतना फायदा हो रहा है लोगों को कि डायरेक्ट उनके बैंक खातों में जा रहे हैं, लेकिन जो डेली करीब 8000 केसेस जो I4C का एक पोर्टल है साइबर क्राइम वाला, उसमें रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोगों के पैसे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी भी एक नए आरबीआई की गाइडलाइन निकली हैं, और जो एआई की वजह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, डीप फेक हो रहे हैं, लोगों को पैसे जा रहे हैं, तो ये सब चीजों का चिंतन करना बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर में भी बहुत अटैक्स हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में अटैक हो रहे हैं, रैंसमवेयर जो कहते हैं, कि क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रैंसमवेयर अटैक करने से उनको जल्दी पैसा मिल जाएगा, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट रुक रहा है, ये अर्जेंसी है। और फिर एक जो हमारा एरिया है कि जो साइबर सिक्योरिटी की इतनी डिमांड आ गई है, उतने हमारे पास लोग हैं नहीं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक स्किल्स जो कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स की शॉर्टेज है, इसमें भी बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा। और उसके अलावा ये नहीं कि देश के अंदर से ये अटैक आ रहे हैं, ये हमारे देश के बाहर से अटैक आ रहे हैं। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग अब मैं कहूं कि चिढ़े हुए हैं कि इंडिया की राइज कैसे इतनी सक्सेसफुल हो रही है, 7% पे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमें इकोनॉमिकली डाउन कराना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए अलग अलग क्षेत्रों में साइबर अटैक हो रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया से भी अभी हम लोगों ने देखा कितने कंबोडिया वगैरह में वहां से पकड़े गए लोग। और फाइनली फिर सप्लाई चेन की जो वल्नरेबिलिटीज हो रही हैं, कि इतनी बड़ी सप्लाई चेन बन गई है, चाहे वो हार्डवेयर की हो चाहे सॉफ्टवेयर की हो, उसके बीच से भी अटैक्स हो रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ही एक अहम मुद्दा बन गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए।
जिसके लिए गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है। अभी जी। आपको पता है नए-नए डॉक्टर उत्पल, ऑर्गेनाइजेशन एक चैलेंज और भी है, उसको जो है अवसर में बदलने का प्रयास सरकार के द्वारा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अगर भविष्य की तैयारियों की बात करें तो एआई मिशन जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 11वीं वर्षगांठ पर 4500 करोड़ का एआई साक्षरता मिशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है? जी, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई अगर हम लोग इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं और हम लोग अगर इंडिया को एआई सुपर पावर के रूप में देखना चाहते हैं नेक्स्ट डेकेड में, तो उसके लिए जो एंटायर एआई इकोसिस्टम है उसका एक बहुत बड़ी हिस्सा है कि हमारा जो युवा है और हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है, इसको एआई साक्षरता या एआई एडुकेटेड करना। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एआई एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, हम लोग जाने अनजाने में सब लोग यूज कर रहे हैं, और हम लोग एज ए यूजर के तौर पे अगर एआई को इस्तेमाल अगर ठीक से नहीं कर पाए तो ये कुछ डेंजर्स भी लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए एआई का शिक्षा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। और उसके साथ साथ और एक चीज हाईलाइट मैं करना चाहता हूँ कि जो एआई से अटैक्स हो रहा है, ये सब अटैक्स जो है हम अगर छोटे स्तर पर देखें वो तो ठीक है, कोई इंडिविजुअल को अटैक किया या कोई किसी, लेकिन ये अगर बड़े स्तर पे अगर अटैक किया जाता है, क्योंकि ये सब जितना भी साइबर क्रिमिनल है, तो ये अभी मतलब $1 ट्रिलियन एक बिजनेस है, मतलब जो साइबर क्राइम जो है। और ये अटैक्स अगर ये लोग हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में करना चालू कर दे या बड़ी स्तर में करना चालू कर दे, और वो करने का चांसेस है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो डार्क वेब से जो है, ये जो डार्क वेब का उन लोगों का जो क्रिमिनल्स है, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। वो सालों तक के कोई बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिस का वो स्टडी करते हैं कि सिक्योरिटी लूपहोल्स क्या है, और वो सिक्योरिटी लूपहोल्स को एआई से एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं। तो वो हिसाब से हम लोग मतलब हर एक स्तर पे अभी एआई का जो मतलब जो यूज है अच्छी चीजों के लिए, वो करने के लिए हम लोग को सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एआई अटैक हुआ, एआई से अगर कोई अटैक किया कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसको काउंटर करने के लिए एक ही चीज है, वो है एआई। हम लोग जो हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है, उससे हम लोग वो अटैक को कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से एआई शिक्षा और एआई इस्तेमाल करना हर एक स्तर पे बहुत जरूरी है एज ए कंट्री। जैसे कि हमारे प्रवक्ता ने अभी बताया कि हमारे बहुत जो कंट्रीज है वो हमारे ऊपर वो देख रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक सालांग है, जो अभी जो हम लोग इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा किए हैं, तो इसको कैसे ये किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द अटैक्स आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। हर्षित, एक और क्षेत्र है जिसपे माना जा रहा है कि थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, लेकिन अब भारत ने उस क्षेत्र में भी गति पकड़ ली है। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर को लेकर अब जो है देश में ही यूनिट्स लगने लगे हैं। दूसरी तरफ क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है, और देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को कैसे और ज़्यादा विस्तार दिया जाए उस पर भी लगातार काम हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक डिजिटल स्टैक में सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के साथ साथ टैलेंट, जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, स्पेशली राजेश सर जिसकी बात कर रहे थे, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, जब हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, बट वैसे ही मल्टीपल अदर चीज़ें और हार्डवेयर, ये तीनों जो हैं, और उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट जिसको हम रेगुलेटरी प्रोसेसेस बोलते हैं, ये चार जो हैं ये कंपोनेंट बनाते हैं पूरे डिजिटल स्टैक। और आपकी बात सही है कि फंडामेंटली हम हार्डवेयर में जब तक सॉवरेन नहीं हो पाएंगे, जब तक खुद वो क्षमताएं नहीं बना पाएंगे जिन क्षमताओं के कारण हम ये सारे अटैक्स या फिर सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जिसमें हम किसी दिक्कत में पड़ सकते हैं, उससे बचने के लिए ये बनाना जरूरी है। अब सेमीकंडक्टर में सरकार के मल्टीपल तरीके हैं जिसके थ्रू वो सोच रहे हैं इस पे कैसे काम करना है। लेगेसी चिप्स पे भी मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है और इंडिया उसमें अपना जो है मोट बना सकता है। बट उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये सोच सकते हैं कि कैसे कम कंप्यूट के थ्रू हम एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके, जो
इंडिया के पास इतना अच्छा डेटा सेट है, कैसे एक डीपीआई बनाएं जिसके थ्रू हम बेहतर मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हैं, बेहतर केपेबल मॉडल्स बना सकते हैं अपनी जनता के लिए और इन सब के लिए। और इन सब में इंडिया का डिजिटल स्टैक जो है वो इस तरीके से काम आता है कि आप एग्जिस्टिंग हार्डवेयर को भी यूज करके कैसे बेहतर और स्टैक के कंपोनेंट्स को कर सकते हैं, वो हमको हेल्प करता है। और एक जो आखिरी पॉइंट मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो राजेश सर भी बात कर रहे थे, हमारा अप्रोच में अच्छी बात यह है जिसको हम टेक्नो लीगल अप्रोच बोलते हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी मेंशन था। इंडिया सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे यकीन नहीं रखता, इंडिया वो लीगल डॉक्यूमेंट्स को इन्फोर्स करने के लिए इस तरीके के डिजिटल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस और कोड बनाता है जो कि उस एप्लीकेशन के अंदर ही वो रेगुलेशन को इन्फोर्स कर पाए। जैसे कि आप अगर इंडिया का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो उसमें कंसेंट मैनेजर का एक आउटलुक है, जिसमें कंसेंट मैनेजर जो है वो आपको आपकी कंसेंट को रिवोक करने का मौका देगा, इवोक करने का मौका देगा। ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है डिजिटली। तो आप कानून को डिजिटली कैसे इन्फोर्स करा सकते हैं जिसके कारण सारी चीजें सिस्टमेटिकली ज्यादा आसान हो जी जाए, इंडिया का एक बेहतर गिफ्ट है टू एवरीबडी एल्स। जी हाँ, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे आयाम जो हैं स्थापित किए हैं। अब भविष्य की तैयारियां शुरू कर दी हैं सरकार ने, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आने वाले समय में विकसित राष्ट्र बनने का आधार भी बनेगा। और इस बातचीत में यही जो है बिंदु जो है बहुत ही प्रखरता से सामने आया। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत आपका, डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती आपका, और हर्षित आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस पूरे कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए। इनसाइट में आज के लिए इतना ही। इनसाइट में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।